वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। आज इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं। एग्जाम में आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस के नाम से आ सकता है, फिजिकल मीनिंग के नाम से आ सकता है या फिजिकल इंपॉर्टेंस के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस या फिर फिजिकल मीनिंग या फिर फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस। तो फिर आपको ये इसका जो अभी हम लोग जो वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला जो मैक्सवेल्स का इक्वेशन है उसका जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो यहाँ पर है, बोलता है डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप इसी को बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू रो। यहाँ पर इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका जो पहला है वो कहता है कि इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ये टाइम से स्वतंत्र इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम का कोई टर्म ही नहीं है। तो टाइम का जब टर्म नहीं रहेगा तो टाइम पर निर्भर नहीं करेगा, टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा इस कहता है सिग्निफिकेंस कि सिंस डाइवर्जेंस ऑफ ई और डाइवर्जेंस ऑफ डी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर देखिए डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर क्वांटिटी का, तो इसका जो LHS है वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसीलिए इसका जो RHS है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो वही बोल रहा है कि सिंस डाइवर्जेंस ऑफ D जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर चार्ज डेंसिटी जो रो होगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट है वो तो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो स्केलर ही होता है। तो रो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देखें तो भी रो यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के टर्म में देखें तो वो भी हमारा रो जो है वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। तीसरा कहता है कि इट रिलेट्स स्पेस वेरिएशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ चार्ज डेंसिटी। कहता है कि ये जो होता है मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन वो रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज डेंसिटी के साथ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ चार्ज डेंसिटीज है, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो दोनों को क्या करता है, रिलेट करता है, दोनों में एक संबंध को दिखाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि 4 नंबर इट इज स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि जब हम लोग इसका डेरिवेशन कर रहे थे हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म का, तो हम लोगों ने शुरुआत किया था गॉस लॉ से, ठीक है। गॉसेस का जो नियम है, गॉस का जो नियम था वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये क्या है, एक्चुअली क्या है, स्टेटमेंट है, किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के गॉसेस नियम का ही एक स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं दूसरा इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो दूसरा जो इक्वेशन है मैक्सवेल्स का वो आपको पता होना चाहिए, वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहता है कि इट इज ए टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम का कोई टर्म इसमें भी नहीं है। तो ये भी क्या है, पहला और दूसरा जो इक्वेशन है वो टाइम पर निर्भर नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। दूसरा कहता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आइसोलेटेड मैग्नेटिक डायपोल डू नॉट एग्जिस्ट। इस इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि जो आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स होता है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें मतलब मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसमें डायपोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई मैग्नेट जो होता है उसमें एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, तो डायपोल हो गया ये, ठीक है। तो यही दिखाता है। आगे इसका तीसरा जो कहता है वो कहता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन्स लिविंग एंड एंटरिंग ए गिवन वॉल्यूम आर इक्वल। बोलता है कि किसी भी सरफेस में जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटर करेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर भी जाएगा, ठीक है। मतलब जितना आएगा उतना जाएगा, ठीक है। यही बोल रहा है इसका तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस। 4 नंबर जो सिग्निफिकेंस है वो कहता है इट इज स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म में गॉसेस का नियम का ही क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। आइए अब हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल्स का थर्ड जो इक्वेशन है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मैक्सवेल्स का थर्ड इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म, वो है हमारा यहाँ पर इसको पढ़ेंगे हम लोग कर्ल, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे,
कर्ल पढ़ेंगे। तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी अपॉन कर्ली टी, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद बोलता है इसका पहला फिजिकल सिग्निफिकेंस वो क्या है, इट इज टाइम डिपेंडेंट, ये टाइम पर निर्भर करेगा, आ गया टाइम, इसीलिए टाइम पर निर्भर करेगा। दूसरा है इट रिलेट्स स्पेस वेरिएशन ऑफ ई विथ टाइम वेरिएशन ऑफ बी, स्पेस वेरिएशन ऑफ ई को टाइम वेरिएशन ऑफ बी के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, दोनों में एक संबंध को बताता है। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सी नंबर जो है, तीसरा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन कहता है इट इंप्लाइज दैट टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग वेरी कराते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन करेगा, ये कहता है इक्वेशन, मैक्सवेल्स का तीसरा इक्वेशन जो है वो, ठीक है। इसका जो 4 नंबर सिग्निफिकेंस है थर्ड इक्वेशन का, वो बोलता है इट इज स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड नेगेटिव साइन जस्टिफाई लेंज लॉ, ठीक है। नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ को जस्टिफाई करता है, ठीक है। आगे देखिए इसका जो 4th नंबर इक्वेशन है मैक्सवेल साहब का, वो क्या था, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे प्लस कर्ली डी अपॉन कर्ली टी, ठीक है। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, इट इज टाइम डिपेंडेंट, ये भी टाइम पर निर्भर कर रहा है, टाइम का टर्म है। उसके बाद बोलिए इट शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय करंट डेंसिटी वेक्टर एंड टाइम वेरिइंग ऑफ डी ज्वाइंटली और सेपरेटली। ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट किया जा सकता है किसके किसके, सेपरेटली या ज्वाइंटली, एक साथ भी कर सकता है और अलग अलग भी। कौन कर सकता है, करंट डेंसिटी कर सकता है और वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये दोनों टर्म यहाँ पर आया हुआ है तो इसी को देख के लिखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो 3rd नंबर है वो क्या है कि इट रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी विथ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी जो जे है, ठीक है। तो ये है रिलेट करता है बी को रिलेट करता है, या फिर आप एच को कह लीजिए, क्यों, क्योंकि एच जो होता है वो क्या होता है, एच को अगर हम लोग म्यू नॉट से गुना करते हैं तो ये बी के बराबर होता है, तो बी बराबर म्यू नॉट एच होता है, ठीक है। तो बी बोलिए या फिर एच बोलिए, ये दोनों यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो करंट डेंसिटी के साथ उसको रिलेट करता है बी को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट डेंसिटी को रिलेट करता है बी के साथ कह लीजिए या एच के साथ कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट है वो लास्ट भी है, कहता है कि इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एक क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो ये था मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें हम लोगों ने एक एक करके सभी इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखा है। यदि एग्जाम में आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक्स है वो है एप्लीकेशंस ऑफ मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।